मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जूलॉजी के इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में, जो कि आपके इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी और बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर यही सिलेबस वर्क करता है। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो सिलेबस के अंदर जाननी है और आपको कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको इस सिलेबस के अंदर लेने के लिए जरूरी है। ठीक है, साथ में बात करूंगा कि कौन से राइटर की बुक आपके लिए ज्यादा अच्छी पड़ेगी, कौन से राइटर आपके लिए ज्यादा सही पड़ेंगे और किस राइटर की बुक में कितने कितने कंटेंट है। साथ में मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको इस सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखने की जरूरत है। मतलब ये जो वीडियो है आपके लिए पूरी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। और एक बात, दूसरी बात दोस्तों ये है कि देखिए क्या है ना कि आपकी क्लासेस देखो स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर अभी क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके कॉलेजेस के अंदर, तो आप क्लासेस जो है वो करने के लिए जाएं। लेकिन अगर जो है क्लासेस स्टार्ट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से क्लास कर सकते हैं, चाहे आप कोचिंग के थ्रू करिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करिए। तो क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराएगी, पढ़ने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभी सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में हम क्या क्या बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला पेपर जो है आपको बता दो कि इसमें 3 पेपर आपको करने होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो बेसिकली हमारा लोअर नॉन कॉर्डेटा का होता है, लोअर नॉन कॉर्डेट्स या फिर लोअर नॉन कॉर्डेट्स का कॉर्डेटा का होता है। और इसमें आपको बेसिकली 4 यूनिट देखने को मिलते हैं। कितने यूनिट देखने को मिलते हैं? 4 यूनिट। 4 यूनिट मतलब इन सभी के आपके जो होते हैं यूनिट होते हैं और हर यूनिट से आपको काफी चॉइस मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर तो वहां पे आपको एक यूनिट में मान लो 4 क्वेश्चन दे दिया आपको और बोल दिया कि इसमें से 2 करना है, तो काफी चॉइस होते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको पेपर करते वक्त ये बिल्कुल भी आपको मतलब इतना टेंशन नहीं लेना है। पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और बेसिकली आप इतना बात जानो कि आपके लिए चॉइस के लिए अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो भाई चॉइस बहुत सारी होती है, तो आप चाहो तो सेलेक्ट कर लो किसी भी एक क्वेश्चन को। और जो 5 क्वेश्चन होते हैं अगर आप एक प्रॉपर तरीके से अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो सॉल्व करना काफी आसान पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें बार बार रिवाइंड होकर के आते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके नोट्स किस तरीके की है, आप लिखते किस तरीके से है, कितना अच्छा लिखते हैं। ये जो होता है वेरी करता है आपके नंबर्स और आपके परसेंटेज की, आपकी परसेंटेज क्या आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जो लोअर नॉन कॉर्डेट है उसमें आप देख रहे हैं कि जनरल कैरेक्टर आपको लिखना होता है। जितने भी मैं एनिमल्स के नाम बताऊंगा आपको, जितने भी मैं नॉन या लोअर कॉर्डेट्स एनिमल के नाम आपको बताऊंगा, उन सब के क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। जैसे कि मान लो कि किसी भी एनिमल के बारे में एक नाम दे दिया गया, मान लो आपको दे दिया गया पैरामीशियम, तो आपको क्या करना है कि उस पैरामीशियम के हैबिटेट, लोकोमोशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, यही सारी चीजें जो होती है वो आपको उसमें बतानी होती है। तो यही आपका सिलेबस है। इतनी कुछ बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा आपको हर एक एनिमल्स के बारे में, लोअर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। तो उनके बारे में आपको उनका जनरल कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर जैसे मैंने बॉटनी में आपको बताया हुआ था। हैबिटेट क्या है, हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग एनिमल का हैबिटेट क्या है। अगर हमारे यूपी बोर्ड का कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इस बात को ध्यान में रखो कि भाई देखो आपको अंग्रेजी जरूरी है, यानी तो अगर आपको शायद मेरे द्वारा कुछ बातें ऐसी है जो हिंदी में इंग्लिश में बोली जा रही नहीं समझ में आ रही, हैबिटेट तो रहन सहन आप ध्यान में रख लेना, और नहीं समझ में आएगी तो थोड़ा सा यार डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इतनी बातें तो अब तो आनी ही चाहिए। हैबिटेट पूछ सकता है, मॉर्फोलॉजी पूछ सकता है जो उनका स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन हर एक एनिमल में एक लेवल में पूछता है, क्योंकि जिस तरह से लेवल बढ़ता चला जाता है एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन भी चेंज होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर चेंज होते हैं। डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल पूछता है, जैसे कि एकाइनोकॉकस, सिस्टोसोमा, ये सब तो ऐसे एनिमल्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, एनिलिड्स हैं कि भाई इनके बारे में तो हर दफे पूछेगा, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछेगा। और क्या है कि देखो क्या है ना कि हर एक ग्रुप जब आप पढ़ोगे, जैसे कि मान लो प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ को हम लोग एक अलग यूनिट के, प्रोटोजोआ अगर आता है तो प्रोटोजोआ के लिए कुछ उसके स्पेशल कैरेक्टर अलग से होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉलीफेरा की तो जैसे उसमें कैनाल सिस्टम पाया था तो कैनाल सिस्टम को एक्स्ट्रा पूछ लेगा। मतलब जिस ग्रुप में जो स्पेशल कैरेक्टर है
वो ज्यादा पूछता है। जैसे कि सिलेंट्रेट की बात करेंगे, ओबिलिया की बात करेंगे तो उसमें मेडुसा पॉलिप पूछ लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऐसा फीचर जो उस ग्रुप को अलग करता हो, उस ग्रुप की स्पेशलिटी हो, वही चीज वो जो है वो आपके क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पे लार्वा को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। तो डिटेल स्टडी आपको पढ़ना होता है और हर एक ग्रुप के अंदर मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें ज्यादा ध्यान देनी है। तो जब आप पहली यूनिट देखते हो तो पहली यूनिट में आपसे पूछता है प्रोटोजोआ के बारे में। पहली यूनिट में क्या पूछता है? प्रोटोजोआ के बारे में पूछता है। प्रोटोजोआ में कितने प्रोटोजोआ आपके सिलेबस में है? यूग्लिना है, मोनोसिस्टिस है और पैरामीशियम है। अब इन तीनों में क्या क्या पूछता है? लोकोमोशन पूछता है कि ये कैसे मूवमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन पूछता है कि क्या क्या खाते हैं, साथ में क्या पूछता है? रिप्रोडक्शन पूछता है कि कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इतनी बातें आपको जाननी है। कुछ और चीज जैसे कि स्ट्रक्चर में आपसे ऑस्मोरेगुलेशन पूछ सकता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पूछ सकता है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉलीफेरा को लेकर के, तो पॉलीफेरा में आपके सिलेबस में साइकॉन है और ल्यूकोसोलेनिया है, ये आपके सिलेबस में है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ल्यूकोसोलेनिया को नहीं रखा जाता है, लेकिन हाँ आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में ये चीज है। तो साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया का स्ट्रक्चर, उसका स्केलेटन, उसका कैनाल सिस्टम और उसका रिप्रोडक्शन, तो ये भी जो होता है ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने कहा पॉलीफेरा में आपको कैनाल सिस्टम ध्यान में रखना है कि कितने टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं, किस तरीके से कैनाल सिस्टम काम करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद तब हम आते हैं तीसरी यूनिट में। तीसरी यूनिट में जो होता है वो होता है हमारा सिलेंट्रेटा। क्या होता है? सिलेंट्रेटा होता है। तो हम ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में हमें 4 यूनिट देखने को मिलती है और आपको चारों यूनिट से क्वेश्चंस बराबर बराबर दिए जाते हैं। तो सिलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ओबिलिया है एंड ऑरेलिया है। तो इसको ध्यान में रखना है। जो हमारा ओबिलिया और ऑरेलिया का जो स्पेसिफिक फीचर उसका रिप्रोडक्शन है, उसमें हम लोग पॉलिप मेड्यूसा को देखते हैं। उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म वही चीज है, तो आपको ध्यान रखना है पॉलीमॉर्फिज्म हर दफे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 100% श्योर। और जैसे प्रोटोजोआ है तो उसमें एक चीज है पैरामीशियम में आपको देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है? पैरामीशियम कॉन्जुगेशन। ये हर साल सवाल आता है, 2 सवाल नोट कर लीजिए मेरा, अगर ये नहीं मिला तो आप बताइएगा। पैरामीशियम कॉन्जुगेशन और दूसरा मैंने क्या बताया सिलेंट्रेट में पॉलीमॉर्फिज्म और तीसरा पॉलीफेरा में क्या बना दिया? कैनाल सिस्टम। 3 क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, हर बार आएगा आपका, ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो 100% श्योर ये 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फर्स्ट पेपर में। बाकी हम बात करें यहाँ पे कोरल रीफ और लेगून्स, तो ये भी आपसे पूछ सकता है दोनों में से एक। तो ये लिखित एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, एग्जैक्ट आपसे यही पूछते हैं, बाकी कोई चेंज भी नहीं होता है। बाकी मैं और आपको बताता हूँ कौन कौन से और क्वेश्चन है जो एकदम फिट है, जो आ सकते हैं। नाइडेरिया और टेनोफोरा के सैलिएंट फीचर, एफिनिटीज और सिलेंट्रेट में, तो ये आप देख लीजिएगा, पूछ सकता है। बाकी प्लेटीहेल्मिंथीज की बात करूं, यूनिट 4 में अगर मैं बात करूं तो यूनिट 4 से कौन सा सवाल आता है? प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज से भी एक सवाल देगा और वो सवाल जो देता है वो देता है टीनिया सोलियम है, फैसियोला हिपैटिका है, ये हमारे किस में आते हैं? प्लेटीहेल्मिंथीज में आते हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर आपको इनके स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और हमें क्या देखना है? पैरासिटिक एडॉप्टेशंस, ये देखने हैं हमें प्लेटीहेल्मिंथीज में, जिसमें हमारे फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोडियम आते हैं। निमेथेल्मिंथीज में देखेंगे एस्कैरिस और एनकाइस्टोमा आते हैं और हमारे एकाइनोकॉकस आते हैं, सिस्टोसोमा आते हैं। इनकी भी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल देखनी होती है। तो ये हमारे थे 4 यूनिट्स जिसमें मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से एनिमल हैं और किन के बारे में आपको पढ़ना है। बगल में आपको सब नाम ऑलरेडी दिखाई भी दे रहे होंगे, तो भाई इनको आप लोग जो है वो पढ़िए। अब आती है बात बुक की। अगर मैं बात करूं तो आप जब आप इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर 2 बुक रन करती है और बाकी और सारी भी बुकें हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैं बुक प्रीफर करता हूँ वो आर.एल. कोटपाल ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में चलती है, तो आप उन बुक्स को प्रीफर कर सकते हो। बाकी फॉरेन का पढ़ना है तो भाई आप पढ़ सकते हो, पर मेरे हिसाब से बीएससी में आपको इतना ज्यादा ज्ञान यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है लोअर में, तो आप आर.एल. कोटपाल की बुक आपके लिए इनफ होती है, सिंपल लैंग्वेज में होती है, डन। अब उसके बाद अगर हम बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में जो है वो आपका क्या पूछता है? हाइयर नॉन कॉर्डेट्स। हमारे ऐसे नॉन कॉर्डेट्स जो हाइयर होते हैं, तो हाइयर नॉन कॉर्डेट्स में 2 आते हैं जिसमें आपके एनालिडा और एकाइनोडर्मेटा होते हैं। तो पेपर 2 में हाइयर नॉन कॉर्डेट आते हैं जिसमें आपको लिखना है, पढ़ना है एनालिडा और एकाइनोडर्मेटा को। तो सबसे पहली बात अपने जनरल नॉलेज के लिए एनालिडा का जनरल कैरेक्टर पढ़ लेना और आप एकाइनोडर्मेटा का भी जनरल कैरेक्टर पढ़ लेना। साथ में रही बात सिलेबस में, तो एनालिडा में यूनिट फर्स्ट है हमारी एनालिडा,
उसमें आपको नेरिस पढ़ना है और हीरोडिनेरिया पढ़ना है। इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चरल फीचर पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला कि आप स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन है तो लोकोमोशन, ये सारी चीजें आप हमेशा तैयार रखेंगे, सब में ये चीजें कॉमन होती है। बाकी लार्वा भैया 100% श्योर, जब आप सेकेंड पेपर सॉल्व करने जाओगे तो आपको लार्वा के बारे में देखने को मिलेगा। ट्रोकोफोर लार्वा है और उसके इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, मतलब आगे जाकर के उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसके क्या क्या रोल हैं आगे जाकर के इवोल्यूशन में, वो तमाम तरह की बात। बाकी इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, तो आपको बताना है कि इनका बॉडी का सेगमेंटेशन कैसा होता है, किस सेगमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। सीलोम जो है वो आपको बताना है कि ये किस तरह के होते हैं, ट्रू सीलोमिक होते हैं, फॉल्स सीलोमिक होते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताना है। किसमें, यूनिट फर्स्ट में आपको एनालिडा के अंदर आपको इतनी बातें बतानी कंपलसरी हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में हमारे आर्थ्रोपोडा आते हैं। आर्थ्रोपोडा में आपको क्या पढ़ना है, पोलेमॉन पढ़ना है। पोलेमॉन में आपको प्रॉन पढ़ना होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल फीचर और साथ में इनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी आपको पढ़ने होते हैं। और उसके बाद एपिस है, हनी बी है, इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। और फिर मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो भाई देखो आपको मोलस्कस पढ़ना है। मोलस्कस के अंदर आपको यूनियो पढ़ना है, पाइला पढ़ना है। प्रैक्टिकल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। बाकी इनका स्ट्रक्चर आप पढ़िए, रिप्रोडक्शन बहुत ही कम पूछता है, तो मैं तो बोलूंगा भाई आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा पढ़िए। पाइला जो होता है उसके सैलिएंट फीचर जानना जरूरी है कि क्या होता है पाइला, इसमें नर्व, गैंग्लियन वगैरह थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़िएगा। अब इसमें एक चीज और पूछता है, टॉर्जन एंड डिटॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपसे एकाइनोडर्मेटा है। एकाइनोडर्मेटा में आपसे पूछता है एस्टेरिस, जो कि आई थिंक इसमें अकेला है और इसमें एक आपका एम्बिलिकल सिस्टम होता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल, तो आप उसको भी तैयार रखिएगा। जहां तक मुझे पता है कि वो सवाल जरूर आता है। अगर हम बात करें तो लार्वा फॉर्म जानना जरूरी है। लार्वा, एक काम करिएगा कि जितने भी आपके लार्वा हैं कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, उसको एक आप चार्ट बना करके कर लेना। बाकी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो वीडियो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे आपके पास में है, आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी अशोका इंस्टीट्यूट कोचिंग प्रोवाइड करा रही है और बायो या बीएससी बायो के सबसे बेस्ट टीचर हमारे पास में है इलाहाबाद के, नो डाउट। तो आप जो है आकर के लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चीज जो भी आप चाहें, कॉमर्स का चाहें, वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आगे अगर हम बात करें पेपर थर्ड की, तो पेपर थर्ड भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इसको मैं हर दफे आपसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो सिलेबस में है भी, जो सिलेबस में नहीं है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स है और इसे हर किसी को पढ़ना है। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप में क्या है। आप में सेल जो है वो इनिशिएट से स्टार्ट है, मतलब सेल थियरी भी है, सेल डिवीजन भी है, सेल ऑर्गेनेल भी है, सेल टाइप्स भी है, क्रोमोसोम भी है, न्यूक्लियस भी है। मतलब आपको सेल के बारे में सारी चीजें जो है वो तकरीबन पढ़नी है यूनिट फर्स्ट में। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, सेल डिवीजन, सेल थियरी, सेल साइकिल, ये जो चीजें हैं ये आपको, और कैंसर, ये सारी चीजें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, गोल्जी बॉडी पढ़ना है। कुल मिलाकर के जो पेपर थर्ड है वो हमारा सेल और जेनेटिक्स से मिलकर के बना है, तो यूनिट कोई इतना डिफरेंस नहीं रखती है। आप पूरी सेल पढ़ करके आओ, यूनिट से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भी यूनिट सेकंड में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वही इनके जो सेल ऑर्गेनेल वो रखते हैं, लैम्ब्रस, पॉलीटीन, क्रोमोसोम के बारे में लिखते हैं, यही रखते हैं। बाकी जेनेटिक्स की बात करूं तो नॉर्मल जेनेटिक्स होता है। नॉर्मल जेनेटिक्स में जैसे हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर देते हैं, उसके बाद लिंकेज और उनके जो सिंड्रोम है, तो जेनेटिक्स में हमारे वो चलते हैं। आपको बगल में दिख रहा होगा कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या चीजें पूछती हैं। तो ये था बेसिक फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस। अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के लिए, तो भाई देखिए इसके लिए मैंने बुक पहले ही आपको बता दी है कि आप कौन कौन सी बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी के लिए अक्सर मैं कहता हूं कि फॉरेन राइटर एक हैं जिराल्ड कार्प, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पीके गुप्ता की आती है जिसमें जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी दोनों कंबाइन होती है, तो आप उसको ले सकते हैं, उसको मैं प्रीफर कर सकता हूं। लेकिन थोड़े मोड़े एरर्स हैं उस बुक में, तो आप रीचेक कहीं से करवा लीजिएगा, एक चीज। दूसरी चीज, आप जिराल्ड कार्प को ले सकते हैं अगर आप स्टैंडर्ड बुक लेना चाहते हैं, तो फ्यूचर के लिए एमएससी के लिए भी लेना चाहते हैं तो, और भी आगे के लिए लेना चाहते हैं तो जिराल्ड कार्प बेस्ट है, फॉरेन राइटर की बुक है। आप जाकर के फोटो स्टेट कहीं पे कराएंगे तो 500 रुपीज में या 600 रुपीज में हो जाएगी। 1000 पन्ने की बुक है, उससे ज्यादा है।
और जेनेटिक्स के लिए जो है एजी गार्डनर आते हैं, तो गार्डनर जी की बुक आप देख लीजिए सेकंड हैंड। अगर आपको, मैं तो आपको यही प्रीफर कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी जाकर के आप इलाहाबाद में देख लो, सेकंड हैंड बुक वहां पे मिलती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में मैं आपको बता दूं कि फिर से कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करिए। वेट मत करिए यार, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी खुले कि ना खुले। अगर आप इलाहाबाद में हैं और आप कोचिंग की तलाश कर रहे हैं तो यस, आप आइए। और बाकी यहाँ पे इसी चैनल पे आपको यूट्यूब के सारे वीडियो, सारे जो भी सेकेंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।